हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BHIC 131। BHIC 131 जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। तो अभी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो BHIC 131। तो अभी आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्वेश्चनों का जो है बुके है, फुल ऑफ क्वेश्चंस। मतलब एक गुलदस्ता लाया हूं, मतलब कह ये सकते हैं क्वेश्चनों का, जो कि आपको 200 से 250 वर्ड्स के अंदर लिखने होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में, और ये शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान से थोड़ा ध्यान लगाते हैं, ध्यान से थोड़ा पढ़ाई करते हैं, तो आपको आसानी से अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मान के चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिला के और बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये बताया गया है। ठीक है, मैंने करवाया है आपको यहाँ पे, या फिर मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और 10 शॉर्ट नोट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। 250 to 200 वर्ड्स के अंदर आपको लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चंस का जरा ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली। तो देखिए, ये क्वेश्चंस अगर इससे मिलता जुलता अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको दिख जाता है एग्जाम में, तो समझ लीजिए आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, आंसर आपके तकरीबन वही होंगे, बस लैंग्वेज को थोड़ा घुमा देते हैं। क्वेश्चन इस बार थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना देंगे, अगले बार थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे, या फिर पिछले बार इसका लैंग्वेज चेंज हुआ होगा। तो ये लैंग्वेज का ही खेल है, थोड़ा सा इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, और बाकी आपको कीवर्ड याद रखना है। तो क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शॉर्ट नोट है आपका, नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली, द आर्यन इन्वेजन अ मिथ और रियलिटी, आयरन एज इन साउथ इंडिया, टीचिंग्स ऑफ महावीर, अर्थशास्त्र, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द डिक्लाइन अंडर सातवाहनास, लोकल ट्रेड इन अर्ली हिस्टोरिकल पेनिनसुलर इंडिया, महाजनपद सातवाहनास। और भी हम लोग शॉर्ट नोट्स करेंगे, डोंट वरी। कम से कम या आज 10, कम से कम 30 तो शॉर्ट नोट्स हम लोग करेंगे। 30 में से शॉर्ट नोट्स आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर आएगा ही आएगा, एटलीस्ट, है ना। तो 30 शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस काफी सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आप दीजिएगा तो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, पर थोड़ा सा पढ़ाई करना जरूरी है और टाइम देना भी जरूरी है। बिना टाइम के कोई भी चीज हासिल नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, पीडीएफ की आप चिंता मत करिए, बिना पीडीएफ का आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा तो बिना पीडीएफ का कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली का जो नियोलिथिक कल्चर है वो किस बेसिस पे और किस चीज के बारे में कहा कहते हैं, ये पढ़ेंगे। द नियोलिथिक कल्चर ऑफ कश्मीर वैली रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर इन इंडिया। जो नियोलिथिक कल्चर है कश्मीर वैली का, रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंट स्टेज, मतलब रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये कहते हैं कि अर्ली एग्रीकल्चर जो इंडिया में हुआ था तो वो कश्मीर वैली से ही, एक कश्मीर वैली एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं से शुरू हुई थी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो देखिए, ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि मैं हिंदी में बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जहां पे जरूरत होगी वहीं पे मैं बाइलिंगुअल करूंगा, और ज्यादातर इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इजी मैंने यूज किया है यहाँ पे। और ध्यान में ये देना है कि आपको लिखना आंसर इंग्लिश में है, तो इसी वजह से है ना, आप चीजों को इंग्लिश में ही समझे तो बेटर रहेगा, या फिर इंग्लिश में पढ़े तो बेटर रहेगा। ठीक है, the most significant site is Burza Home, located near Srinagar. Excavations reveal that people lived in pit dwellings dug into the ground, a distinctive feature of the region. They used polished stone tools, bone tools and handmade pottery. किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? Agriculture and animal husbandry formed the basis of the economy. जो मेन बेस था उस जगह पे, उसको मतलब मेन बेस था, मतलब ये इनकम सोर्स था, वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री था। Crops such as wheat, barley were cultivated, while sheep, goats and cattle were domesticated. Hunting and fishing also supplemented food requirements. Evidence of burials, including animal burials, provides insights into their beliefs and rituals. ठीक है, एविडेंस ये आपको देखने को मिलती है। The Neolithic culture of Kashmir shows gradual technological advancement and adaptation to local environment. It played a significant role in the transition from a hunting gathering economy to a settled agricultural life. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया नियोलिथिक कल्चर जो है कश्मीर का, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, मतलब टेक्नोलॉजी जो आई है, मतलब टूल्स वगैरह वगैरह, तो वो अडॉप्ट करने लगे धीरे धीरे लोकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, जो कि एक अच्छा साबित हुआ। ठीक है, जो कि हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी से सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ में आए, क्योंकि अगर आपके पास में वेपन्स और टूल्स होगा तभी आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं। बिना टूल्स एंड एग्रीकल्चर के आपको तो गैदरिंग और एनिमल हस्बेंड्री करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो चलते हैं अगले पार्ट में। होप आपको समझ में आया हो। तो चैनल में नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास में और फ्री ऑफ नोट्स आपको मैं करवा रहा हूं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है और घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इजी लैंग्वेज में। तो आपको बस जाकर लिखना है, ठीक है। पीडीएफ की चिंता छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बस हो जाएगा। देखिए, द आर्यन इन्वेजन, मिथ और रियलिटी। क्या ये आर्यन इन्वेजन एक मिथ है या फिर रियलिटी है, देखेंगे। द आर्यन इन्वेजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय 19th century scholars who believed that Indo-Aryan people entered India from Central Asia around 1500 BCE and displaced the indigenous population. This theory was based mainly on linguistic similarities between Sanskrit and European languages. Modern archaeological and historical research, however, has questioned the idea of a violent invasion. There is a little archaeological evidence of large-scale destructions or warfare associated with Aryan arrival. Many scholars now prefer the concept of Aryan migration rather than invasion. तो लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पुराने जमाने में कहा था उन्होंने कि हाँ, आर्यन का इन्वेजन जो ये थियोरी जो 19th सेंचुरी के स्कॉलर्स थे उन्होंने दिया था, वो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वो आए भी थे, ठीक है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि वॉरफेयर से एसोसिएटेड नहीं था। कुछ कुछ कहते हैं कि आर्यन अराइव किए थे, आए थे हमारे कंट्री में, ठीक है। ये नहीं कि वॉर करने आए थे या फिर कुछ, सिर्फ वो अराइव किए थे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए या फिर बहुत सारी चीजों के लिए, पर वो वॉरफेयर से किसी तरह रिलेटेड नहीं थे। द डिबेट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, अभी भी ये जो डिबेट है अनरिजॉल्व्ड रह चुका है। While linguistic and cultural evidences suggest external influences, archaeological findings indicate continuity in many regions. Therefore, the Aryan invasion is generally regarded as complex historical issue rather than simple fact, and historians continue to examine various interpretations. तो ये जो चीज है आर्यन का जो इन्वेंशन है ये जनरली कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल इशू है, ठीक है। सिंपल फैक्ट ये कोई सिंपल फैक्ट नहीं है, इसमें विषय बहुत सारे इशू हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, ऐसा कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिला है कि ये वॉरफेयर के लिए आए थे या नहीं, पर ये आए थे जरूर है, फैक्ट है ये, मतलब हिस्टोरिकल इशू है इस चीज के बारे में। तो वो आए थे ये माना जाता है, पर यहाँ पे वॉर से रिलेटेड कोई भी हमें सबूत नहीं मिला है, ठीक है। अभी भी हिस्टोरियंस इसको एग्जामाइन कर रहे हैं, तो पता नहीं, पता चले बाद में कुछ भी, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए 3 नंबर, थोड़ा सा टाइम हमें आज लगेगा क्योंकि एग्जाम बहुत पास में, कम से कम 20 मिनट 30 मिनट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 20-30 मिनट में अगर पढ़ के अगर आपको 20-30 नंबर मिल जाते हैं तो यार बहुत है आपके लिए, है ना। और एग्जाम के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपके यहाँ से आया है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स या फिर क्वेश्चन से आए हैं जो हम क्वेश्चन बैंक्स कर रहे हैं, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन सा आपने लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है, जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताना है। जैसे एक भाई ने कहा है कि वो यूपी से देख रहे हैं, तो ठीक है, वेलकम। तो आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप कहां से देख रहे हैं। आयरन एज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में आयरन एज कैसा था देखेंगे। द आयरन एज इन साउथ इंडिया बिगन फ्रॉम 1200 to 1000 BCE एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मेगालिथ कल्चर। तो क्लोज एसोसिएटेड किसके साथ है, मेगालिथ कल्चर से एसोसिएटेड है। आयरन टेक्नोलॉजी ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड वॉरफेयर। देखिए आयरन टेक्नोलॉजी के आने से एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंज हुआ, ठीक है। क्राफ्ट्स में भी चेंज आए, वॉरफेयर में भी डेवलपमेंट आई थी, अच्छे अच्छे हथियार बनने चालू हो गए। The use of iron tools enabled forest clearance and expansion of cultivation. Megalith burials marked by stone circles, dolmens, cairns and cists are important archaeological features of this period. तो इस पीरियड का ये important archaeological features है। Sites in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Kerala have yielded iron implements, pottery, ornaments and weapons. तो यहाँ पे भी आपको देखने को ये मिलेगा, ठीक है। मेगालिथ एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग एंड लोकल ट्रेड फॉर्म्ड इकोनॉमिक बेस। इकोनॉमिक बेस जो है एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर है, लोकल बेस का इकोनॉमी यही है, मतलब इकोनॉमिक बेस यही है लोकल लोगों का, सॉरी। सोशल डिफरेंशिएशन इज रिफ्लेक्टेड इन द वैरायटी ऑफ ग्रेव गुड्स फाउंड इन ब्यूरियल्स। The Iron Age laid the foundation of emergence of early historical states and urban centers in South India. तो ये जो आयरन एज है नए नए हिस्टोरिकल स्टेट्स, नए नए अर्बन सेंटर्स बनने में भी बहुत मदद किया, क्योंकि अगर आयरन टूल होगी एरिया में तो एक एग्रीकल्चर होगा तो लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे आयरन टूल बन रही है, वो आएंगे देखेंगे और चीजें और ज्यादा फैलेगी, स्प्रेड होगी, ठीक है।
चलिए, टीचिंग्स ऑफ महावीर। देखिए महावीर की टीचिंग्स के बारे में देखेंगे। ये एक और एक शॉर्ट नोट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट नोट नंबर 4। ठीक है, ऐसे हम लोग और 10-20 क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स करेंगे, तो उसमें से पक्का आपको आना ही आना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं ये, तो यहां से आपको फंसना ही फंसना है, इतना है, मान के चलिए। महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। अगर डिटेल में आपको इसके लिए क्लासेस चाहिए तो आप जाके प्लेलिस्ट में फॉलो कर लीजिएगा, मिल जाएगा। महावीर वॉज 24th Tirthankar of Jainism and contemporary of Buddha. His teachings aimed at attaining liberation, moksha, from the cycle of birth and death. तो मोक्ष को प्राप्ति, जीवन और मृत्यु से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोक्ष को दिया इन्होंने। द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ महावीर टीचिंग्स वेर अहिंसा, नॉन वायलेंस। सत्य, उनकी जो टीचिंग्स है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, एंड ब्रह्मचार्य, सेलिबेसी। ही एम्फेसाइज्ड सेल्फ डिसिप्लिन, मॉरल कंडक्ट एंड कंट्रोल ओवर डिजायर्स। तो इन चीजों पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। महावीर रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ द वेदास एंड अपोज्ड रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। रिचुअल सैक्रिफाइसेस को उन्होंने अपोज किया। ठीक है, वेदा के सिस्टम्स को नहीं मानते थे। ही टॉट दैट एवरी लिविंग बीइंग पोजेसेस अ सोल एंड डिजर्व रिस्पेक्ट। तो वो उनका कहना ये था, हर एक जो भी जीव जंतु दुनिया में है वो सबको उस मतलब सबके अंदर में एक सोल है, आत्मा है, और सबको रेस्पेक्ट, सब लोग रेस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, कर्मा बाइंड्स द सोल। जैन फिलोसॉफी के अनुसार कर्मा जो है सोल को बांधे रखता है। एंड लिबरेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। तो लिबरेशन आपको किस में मिलेगा, मोक्ष आपको कैसे प्राप्ति होगी, मोक्ष की, अच्छा काम करें, अच्छा नॉलेज रखें और लोगों पर विश्वास या भरोसा करें। तो हिज टीचिंग्स प्रमोटेड एथिकल लिविंग, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, मेकिंग जैनिज्म वन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान है, तो याद रखिएगा। जो भी नए हैं प्लीज आप लोग इग्नो एकेडमी को फॉलो कर लीजिएगा, और आपका जो फेसबुक, हमारा जो फेसबुक पेज है या फिर फेसबुक पेज है, ठीक है, और व्हाट्सएप में भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो आप लोग फेसबुक पे वहां पे आ जाइए। तो व्हाट्सएप का भी तो क्या है ये, तो आप फेसबुक में ही जुड़ जाइए, जाके फेसबुक में आप चले जाइएगा, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लास्ट में लगा दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी का जो है 5 नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर का जो शॉर्ट नोट है वो देखेंगे। अर्थशास्त्र टोटल 10 करेंगे, ऐसे और 20 करेंगे, टोटल 30 करेंगे। तो 30 में से कम आपको 5-6 तो आ ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आराम से आपको 10-10 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सारे तो मतलब क्या है, 2-3 आएंगे, तब होता है 2-2 लिखेंगे आप, 10-10 नंबर के होते हैं 20 नंबर का, तो लिख सकते हैं आप 10-10-20, 10-10-20। ठीक है, 200 to 250 वर्ड्स आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए, मार्क्स वेरी भी करता है, कभी कभार शॉर्ट नोट्स आपको दे देंगे, कुछ हायर मार्क्स के भी दे देंगे, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आराम से लिख सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आराम से समझिए और चीजों को ग्रैब कीजिए, अपने दिमाग में बिठाइए। पीडीएफ का भरोसा छोड़िए। ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मानते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको फेसबुक पेज में मेरे। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भैया, आप चीजों को दिमाग में रखें तो जिंदगी भर याद रखेगा, हेल्पफुल होगी। और एग्जाम में क्या होगी, रटने की जरूरत नहीं है आपको। अर्थशास्त्र इज अ सेलिब्रेटेड ट्रीटीज ऑन पॉलिटी। अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा बात करती है, जो कि अर्थशास्त्र जो कि है कौटिल्य के साथ एसोसिएटेड है। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नेंस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो इसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है गवर्नेंस का, कैसे सिस्टम चलती थी उस समय मौर्यन पीरियड के समय पे। द टेक्स्ट डिस्कसेस, क्या क्या डिस्कस करती है टेक्स्ट में, देखो क्या लिखा होता है अर्थशास्त्र में। ड्यूटीज ऑफ द किंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, टैक्सेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। इट एडवोकेट्स अ स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोस्पेरिटी. The Arthashastra also deals with agriculture, trade, mining and public welfare. It highlights the importance of espionage and intelligence networks in the state administration. ठीक है, the work reflects a practical approach to politics and governance. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स और गवर्नेंस आती है, बाकी बहुत चीजों के एग्रीकल्चर, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, आर्मी के बारे में, एस्पियोनाज, आईबी सर्विसेज, वहां पे तो इस समय आईबी हमारे समय में होती है, उस समय मतलब इंटेलिजेंस सर्विसेज के बारे में। तो बहुत सारे जो अप्रोचेस हैं उन चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई अर्थशास्त्र में। फॉर हिस्टोरियंस द अर्थशास्त्र इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। तो हिस्टोरियंस के लिए अर्थशास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो पुराने जमाने के पॉलिटिकल थॉट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस के बारे में हमें बताता है, या फिर हमें यहाँ से ज्ञान मिलती है, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 पे सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द डिकैन अंडर सातवाहना, सोशल स्ट्रक्चर क्या था सातवाहनास के रूल में, ठीक है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द डिकान अंडर द सातवाहना डायनेस्टी वॉज डाइवर्स एंड हायरार्कियल, डाइवर्स था, हायरार्कियल था। सोसाइटी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, सोसाइटी जो था इन्फ्लुएंस थी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से। थ्रू रीजनल एंड लोकल एलिमेंट्स रिमेन important. The Varna system existed but social mobility appears to have been greater than in northern India. सोशल जो मोबिलिटी थी वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट थी नॉर्दर्न इंडिया के भरोसे। नॉर्दर्न इंडिया में वर्ना सिस्टम बहुत ज्यादा मतलब पीक पे था और फॉलो भी अच्छे से होता था, पर उस समय पे थोड़ा सा क्या था कि डेकान में थोड़ा सा मोबिलिटी थी, इसमें थोड़ा सा मतलब ये है, ठीक है, और पीक पे था उस समय फॉलो भी होती थी, ये था। तो इन कंपैरिजन ये भी मतलब और जो कि है मतलब आपका क्या कहते हैं कि जैसे वर्ना सिस्टम जो एग्जिस्ट तो करती थी उस समय पे, जो सोशल मोबिलिटी है मतलब सोसाइटी में जो भी चाल ढाल या फिर जो भी सिस्टम्स है, ब्राह्मणिकल सिस्टम्स है, ब्राह्मण वेदा मतलब मान के चलिए वर्ना सिस्टम वो ज्यादा इंपैक्टेड, बहुत ज्यादा इंपैक्टेड थी उस समय पे सोसाइटी में। ब्राह्मणास एंजॉयड अ प्रेस्टीज एंड रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम रूलर्स, जो ब्राह्मण थे वो एंजॉय करते थे और बहुत सारे ग्रांट्स मिलते थे रूलर्स को। मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी, ये लोग भी मतलब जो थे वो सिग्निफिकेंट रोल था उनका इकोनॉमी में। वुमेन ऑक्युपाइड ए रिलेटिवली रेस्पेक्टेड पोजीशन, देखिए उस समय में भी वुमेन लोग को रेस्पेक्ट दिया जाता, पता है अभी पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है। वुमेन ऑक्युपाइड ए रिलेटिवली रिस्पेक्टेड पोजीशन एज इंडिकेटेड बाय इंस्क्रिप्शंस में बताया गया है, मेंशनिंग डोनेशंस मेड बाय देम। गिल्ड्स एंड ट्रेडिंग ग्रुप्स वेर इन्फ्लुएंशियल इन अर्बन सेंटर्स। The Satavahana period witnessed interaction among Brahmanical, Buddhist and local cultural traditions contributing to a complex social structure in the Deccan. तो हर एक जो जैसे हर एक जो रिलीजन था बुद्धिस्ट, ठीक है, ब्राह्मणिकल, लोकल कल्चरल ट्रेडिशन सब एक साथ कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर को बनाने में, ढांचा सही करने में, ठीक है। तो सब जो कि वर्ना सिस्टम जो है वहां पे बहुत पे पीक पे थी, ठीक है, हर जगह पे पीक पे थी, मतलब मान के चलिए तो साउथ इंडिया में कुछ ज्यादातर मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब माना जाता था इस चीज को, ठीक है। वर्ना सिस्टम जो है शूद्रास, वैश्यास, उसके बाद में आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, तो इन चीजों के बारे में ज्यादा इम्पैक्ट डाला जाता था, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया के कंपेरिजन में, ठीक है। या फिर दोनों जगह ही मान के चलो बराबर ही होती थी, कहीं कम ज्यादा नहीं है, मान के चलो मैं तो कहूं, या फिर एज पर मेनी रिसोर्सेज आल्सो means everywhere it was same. नेक्स्ट, लोकल ट्रेड इन अर्ली हिस्टोरी पेनिनसुलर इंडिया, लोकल ट्रेड जो अर्ली हिस्टोरिकल पेनिनसुलर इंडिया में लोकल ट्रेड कैसे होते थे उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट नोट देखेंगे। लोकल ट्रेड वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनॉमी इन द अर्ली हिस्टोरिकल पेनिनसुलर इंडिया। Agricultural surplus and craft production encourage exchange between villages and towns. Market developed as a centers of commercial activity. Merchants traded agricultural products, textile, pottery, metal goods, beads and other manufactured items. तो ये मर्चेंट्स लोग जो ट्रेड करते थे एग्रीकल्चर, क्या क्या ट्रेडिंग क्या तक थी, मतलब ट्रेड क्या क्या था उस समय लोकल ट्रेड में। मर्चेंट्स लोग क्या करते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, पॉटरी, मेटल गुड्स, बीड्स, ये सब। ट्रेड रूट्स कनेक्टेड इनलैंड रीजन्स विद कोस्टल एरियाज, ट्रेड रूट जो थे कनेक्टेड होते थे इनलैंड रीजन से कोस्टल एरियाज तक, फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। गिल्ड्स प्लेड अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन एंड ट्रेड, ठीक है। अर्बन सेंटर्स emerged as commercial hubs where traders, artisans and consumers interacted. The circulation of coins further promoted economic transactions. Local trade strengthened regional economies and supported the growth of towns and political centers in peninsular India. तो उस समय पे economic, the cultivation of crop further promoted economic transactions. तो circulation of coins, सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स जो थे, ठीक है, प्रमोट करते थे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के लिए। लोकल ट्रेड स्ट्रेंथन हुआ, ठीक है, रीजनल इकोनॉमीज को लोकल ट्रेड ने स्ट्रेंथन किया। सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड पॉलिटिकल इन पेनिनसुलर इंडिया, तो जो लोकल ट्रेड है उसी की वजह से जो एरिया थी, ठीक है, लोकल ट्रेड जो था, रीजनल इकोनॉमीज जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, सपोर्ट किया। टाउन्स एंड पॉलिटिकल सेंटर्स जो उस समय पे ग्रो कर रहे थे पेनिनसुलर इंडिया में, उनका सपोर्ट एक ही था, बैकबोन एक ही था, जो कि था आपका लोकल ट्रेड, ठीक है। लोकल ट्रेड में आपको पता ही है क्या क्या ट्रेड हो रही थी, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे आपके पोटरी, मेटल गुड्स, बीड्स वगैरह वगैरह,
आते थे। ठीक है, 9 नंबर पे चलते हैं महाजनापदास। महाजनापदास के बारे में थोड़ा देख लेंगे, ये शॉर्ट नोट को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द महाजनापदास वेर 16 large territorial states that emerged in northern India around 6th century BCE. Their rise marked a significant phase in political development and state formation. Some important Mahajanapadas were Magad, Koshal, Vatsa, Avanti. These states had developed administrative systems, taxations, and standing armies. The growth of agriculture, use of iron technology, expansion of trade, and urbanization contributed to their emergence. Some Mahajanapadas were monarchies, while others functioned as republic or ganas. ठीक है, among them Magda gradually became the most powerful and laid the foundation for the Mauryan Empire. ठीक है, और धीरे धीरे उसमें मगधा सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर बन गया। ठीक है, महाजनपदास। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने ही मतलब वही और मतलब मोस्ट पावरफुल बना वो जो महाजनपदास था, वो ही महाजनपदा आगे चल के मौर्यन एम्पायर का नींव रखती है। द महाजनपदा पीरियड रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ अर्ली इंडियन स्टेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला स्टोन है ये, जो कि धीरे धीरे जब अर्ली इंडियन स्टेट्स जो बनी तो यहीं से ही आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट या फिर शुरू हुआ था महाजनापदास से ही। तो देखिए मेन चीज क्या है कि आप लोग जब पढ़ रहे हैं इन चीजों को, जो एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, देखिए अगर किसी भी जैसे समझ लो ये शॉर्ट नोट्स में करा रहा हूं, तो इस शॉर्ट नोट्स में अगर आपको कुछ अपने मन से भी कुछ आइडिया आता है, अगर पहले के वीडियोस आपने मेरा देखा होगा, पहले के वीडियोस जो वहां से अगर कुछ आइडिया मिलता है महाजनापदास के बारे में, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बड़े मार्क्स का आता है या फिर 20 नंबर के आते हैं, तो वहां से भी आप पॉइंट और इस सारे पॉइंट को भी मिला के आप लिख सकते हैं। वहां पे कहानी की तरह बताया हुआ जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं आगे। तो महाजनापदास के बारे में आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये 6 लार्ज टेरिटरीज है, तो बेसिकली 16 लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, टेरिटोरियल स्टेट्स है बहुत बड़े बड़े। ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडिया में वो आया था 6th सेंचुरी के समय पे। ठीक है, इनका जो फेस है पॉलिटिकल डेवलपमेंट और स्टेट फॉर्मेशन के बारे में जाना जाता है। तो ये मेन नींव रखता है, बहुत सारे हैं, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, तभी मैंने बताया इसके बारे में। तो ये जो अभी जो अर्ली इंडियन स्टेट्स है वहीं से ही कॉन्सेप्ट है, मतलब कह सकते हैं कि वही नींव का पत्थर है या फिर पहला पत्थर वहीं से, मतलब शुरुआत वहीं से हुई थी कि अर्ली इंडियन स्टेट्स कैसे होंगे, डिवीजन वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से तो नंबर 10 आज के लिए लास्ट नंबर है। अब अगला हम और करेंगे, कम से कम 20-30 तो करेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ मतलब क्या आने का संभावना क्या है, आएगा ही, इतना मान के चलिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा बढ़ा के लिखना चाहते हैं, अगर कुछ शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चंस बढ़ा जाता है, लार्ज मार्क्स का आ जाता है, हाईएस्ट मार्क के या फिर हाई मार्क का जाता है 20 या फिर 20 मार्क्स का आ जाता है, तो आप जो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, इसके रिलेटेड और भी वीडियोस बने हुए हैं, तो उस वीडियोस के साथ में इसके थोड़ा सा मैच करके आप लिख सकते हैं, आराम से बन जाएगा। अगर छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके बारे में आपको कुछ और आइडिया तो जोड़ सकते हैं। The Satvana dynasty was one of the most important dynasties of the Deccan. Deccan का बहुत important dynasty है ये, ruling roughly between the 1st century BC and the 3rd century CE. They succeeded the Mauryas in parts of the Deccan. इन्होंने Mauryas को succeed किया था या फिर Mauryas के बाद आए थे ये। ठीक है, एंड एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल रीजनल किंगडम, और बहुत ही पावरफुल रीजनल किंगडम बनाया था इन्होंने। इंपॉर्टेंट रूलर्स इंक्लूडेड, इसमें से इंपॉर्टेंट रूलर सतकर्णी 1 एंड गौतमी पुत्र सतकर्णी। देखिए इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट पॉइंटेड कुछ बता दिए हैं, तो इन हाईलाइट पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा तो अच्छा आसानी से आपको चीजें याद रहेंगी। द सातवानास प्रोमोटेड एग्रीकल्चर, सातवानास का जो है एग्रीकल्चर को प्रमोट किया था उन्होंने, ट्रेड एंड अर्बन डेवलपमेंट। दे कंट्रोल्ड इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद द रोमन वर्ल्ड। तो ट्रेड रूट्स उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया था और कॉन्टैक्ट बना के रखा था रोमन वर्ल्ड से, ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके। द डायनेस्टी supported both Brahminical and Buddhist institutions. Inscriptions, coins and monuments provided valuable information about their administration and society. तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में आपको इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मोन्यूमेंट्स में पता चलेगा। ठीक है, द डायनेस्टी सपोर्टेड ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। द सातवाहनास प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंटीग्रेटिंग नॉर्दर्न एंड साउदर्न कल्चरल ट्रेडिशन एंड कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया के बारे में मतलब हिस्ट्री के लिए, मतलब अर्ली इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो ये नॉर्दर्न और साउदर्न कल्चर को एक साथ और ट्रेडिशन को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर किया भी उन्होंने। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इनके बारे में। ठीक है, तो यही है आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। उसमें क्या है कि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो हम लोग वीडियो बनाने में, और मैं वीडियो बनाने में आपके मोटिवेशन से ही बनाता हूँ। अगर आप मोटिवेट करेंगे, अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिए,
अगर आप देखते हैं तो कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से कंटेंट बनाने का एक जोश रहता है मन में, और जितना अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं ला पाऊंगा, मुझे भी आपको इतनी खुशी होगी और साथ साथ में आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बहुत सारा हम क्वेश्चन करेंगे, और आपको किस किस सब्जेक्ट का वीडियोस चाहिए, किस किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।